Dear students, welcome back to this lecture series. It has been a long time between the last lecture and this one. We are discussing chapter 17. So let me quickly try to remind you what we were discussing. We are in the 4th century of the penal code, that is 400 से आगे जो sections हैं उनमें हम आ चुके हैं. This is chapter 17 relating to offenses against property. इसमें हमने जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो मैं बताता जा रहा हूँ कि वो दिमाग में बहुत मिक्स होने के चांसेस हैं वो डिस्कस करना शुरू कर दिया था एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ दिस. ये ख़त्म हो जाएगा इन दो ऑफेंसेस के साथ ही. वी डिस्कस थेफ्ट एंड देन एक्सटॉर्शन, देन रॉबरी एंड डकैती. द प्रोविजंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, उनका ओवरव्यू, पनिशमेंट, सिमेंटिक्स एट्सेट्रा ऑलरेडी डिस्कस हो गया है और वो बार बार रिपीट करते जा रहे थे हम हर नए प्रोविजन को समझते वक्त, बिकॉज दैट इज़ वेरी पिवटल, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन और क्लैरिटी में बहुत इंटरमिक्स होने के चांसेस हैं. सो दिस इज़ द लास्ट. इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इज़ वन टाइटल ऑफ वन ऑफेंस, जिसका एक्चुअली ऑफेंस का नाम है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. ये 403 और 404 में कवर होता है, टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो 405 से 409 तक है. आपको याद होगा ये चैप्टर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 378 से शुरू हुआ था थेफ्ट में और जाकर के 462 पे ख़त्म हो जाता है. और ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप जानते हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सिर्फ दो सेक्शंस पे कॉन्स्टिट्यूटेड है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 टू 409, देन ऑब्वियसली 410, 410 टू 414. एक लेस सिग्निफिकेंट पार्ट है फ्रॉम द सिलेबस पर्सपेक्टिव, वो है ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टीज. और 415 से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है चीटिंग का. 415 में चीटिंग की डेफिनेशन है. इसलिए पिछले और अगले पार्ट को बार बार रिमाइंड इसलिए करा दे रहा हूँ बिकॉज इट इजीली रिलोकेट्स थिंग्स इन योर माइंड एंड रिकैलिब्रेट्स देम इन अ वे कि वो याद अच्छी तरह हो जाता है. सी, मैं ब्रीफली इनको डिस्कस करूँगा और इसमें थोड़ा सा सिविल लॉ हमें समझना पड़ेगा. सम ऑफ इट आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड अ पार्ट ऑफ इट अभी नहीं पढ़ा होगा. Let's start with criminal misappropriation. What is misappropriation? Misappropriation is actually किसी की प्रॉपर्टी को यूज करना, किसी और की प्रॉपर्टी को या अपनी प्रॉपर्टी को, ये आगे जाके समझेंगे. बट अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ प्रॉपर्टी, मिसअप्रोप्रिएशन, इट मे बी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. इट मे बी बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ डिफेसिंग इट, बाय वे ऑफ वेस्टिंग इट, एलिनिएटिंग इट, गिफ्टिंग इट, और इवन गिविंग इट इन चैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी का 500 रुपये का नोट कहीं पड़ा हुआ मिला, ऐसा नहीं हो सकता यू वुड से दैट आई एम डूइंग द मोस्ट बेनिवोलेंट एक्ट और मैं इसकी चैरिटी कर दूं, दान कर दूं. आपने, क्रिमिनल लॉ कहेगा एक क्राइम किया हुआ है. अब एक वर्ड क्रिमिनल दोनों के साथ क्यों जोड़ा हुआ है? Why is it called criminal misappropriation? That means there is a misappropriation which is civil also. वो क्या है? For example, वो एक civil liability है. किसी का मोबाइल कहीं पड़ा हुआ था, किसी ने उठा लिया, तो civil liability है, he has to restore that. Criminal misappropriation में उसको सिर्फ punishment मिलेगी. Similarly, breach of trust एक civil obligation भी है, वो उस वक्त समझा देंगे. So criminal misappropriation. Let's look at the provisional scheme. जो misappropriation के provisions हैं वो दो ही हैं, 403 और 404. ये यूनिक सेक्शंस में से एक है क्योंकि इसकी डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों एक ही में है, और डेफिनेशन भी इस तरह की है कि वी कैन कॉल इट पार्शियली अ डेफिनेशन. इट्स नॉट कंप्लीटली अ डेफिनेशन बिकॉज ये बताता है जिसने ये किया, फिर आगे नहीं कहता है कि उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया, आगे सीधे कहता है कि उसको सजा होगी 2 साल की या जुर्माना या दोनों. एंड 404 में एक स्पेसिफिक फॉर्म में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन को पनिश करता है विद एन एनहांस्ड पनिशमेंट, बढ़ी हुई सजा है. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन 403. व्हाट डू वी कॉल क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन? डेफिनेशन में 2-3 कीवर्ड्स हैं, उन पर गौर करना है. लेट्स लुक 403. 403 defines criminal misappropriation in the words that whoever dishonestly. So ये वर्ड कंटिन्यूअसली हम देखते जा रहे हैं. थेफ्ट में भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए था,
इसी तरह हमने देखा कि रॉबरी में जब थेफ्ट अमाउंटिंग टू दैट है तो फिर डेफिनेटली डिसऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टली ज़रूरी है। और ये अभी मैं फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी आपको याद है, इट डिपेंड्स ऑन 24 और 24 इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन 23, क्योंकि 24 डिफाइंस किस चीज़ को हम कहेंगे डिसऑनेस्टली जब वो किया जाए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person और wrongful loss to other person, तो wrongful gain और wrongful loss 23 में है। So dishonestly, whoever dishonestly, अब जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, इट इज द एक्ट सीरियस ऑफ दिस क्राइम। फिजिकलिटी ये है कि वो क्या करना चाहिए, whoever dishonestly misappropriates या फिर क्या करे, और दोनों में से एक चीज करे, converts to his own use। दिस इज द एक्ट सीरियस, ये मेंसरिया है, ये एक्ट सीरियस है क्राइम का। Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, फिर से याद करा दे, इसीलिए मैंने कहा था बार बार हम प्रीवियस प्रोविजन में जा रहे हैं। सी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें याद है, थेफ्ट इज एन ऑफेंस जो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। अगेन वी मे एम्फसाइज बाय सेइंग दैट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल का नहीं होता। और इनके कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन में अगर हम थेफ्ट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 383 एक्सटॉर्शन एक ऐसा ऑफेंस है which may be committed in respect of either movable or immovable property, क्योंकि उसमें कि कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है जो मांगी जाती है। यहाँ पे सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है। आगे फिर ये थेफ्ट कैसे अलग हो जाता है, इसलिए इसको अलग कर देना समझना अच्छी तरह ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी ऑफन रिजॉर्ट टू डिस्टिंग्विशिंग सम प्रोविजंस ऑफ द लॉ विद द अदर्स, कि हम बार बार क्यों करते हैं रॉबरी और डकैती डिस्टिंग्विश, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन डिस्टिंग्विश, बिकॉज एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हो जाए, समझ में आ जाए कि ये अलग है वो अलग है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। Look, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, अब याद रखिए यहाँ मैं एस्ट्रिक मार रहा हूँ, एस्ट्रिक ये एस्ट्रिक्स नहीं है उसमें बेर एक्ट में, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सी द ब्यूटी ऑफ ड्राफ्टिंग इज दैट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट में क्या चाहिए था, वहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए थी, बट वहाँ एक्ट सीरियस क्या था, मूव्स दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ ए पर्सन। यहाँ पोजेशन को लेकर के कोई पॉइंट ही नहीं है, वो एक पोजेशन के अगेंस्ट ऑफेंस है। यहाँ नहीं बोला कि पोजेशन किसके पास थी या नहीं थी, वहाँ इसीलिए प्रॉपर्टी इंसान अपनी भी चोरी कर सकता था, इलस्ट्रेशंस याद होंगे आपको। बट यहाँ पे इंसान मूव नहीं करता है, मिसअप्रोप्रिएट करता है और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज। पोजेशन किसके पास था, नॉट नोन, बेयर लैंग्वेज से नहीं पता चलता। सो इसलिए एस्ट्रिक इसलिए मार रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या एक ऑर्डिनरी टेक्निकल क्वेश्चन अराइज होता है दैट misappropriates or converts to his own use any movable property belonging to whom। तो एक टेक्निकल सीधा क्वेश्चन है, क्या इंसान अपनी ही प्रॉपर्टी का क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर सकता है? यू थिंक फॉर ऑन दिस फॉर अ व्हाइल, मे बी हम एक आंसर के पास पहुंच जाएं। Yes, again, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property, बस इतने से ऑफेंस हो जाएगा। एक्ट सीरियस है, मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू वंस ओन यूज। आप लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स में dishonest intention, then misappropriation or conversion to one's own use, and thirdly movable property। ये सिर्फ movable property के रिस्पेक्ट में हो सकता है। Then आगे punitive part है, shall be punished with an imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or fine or both। ये अगर आप फिर से उस सीरीज में याद करेंगे, जनरली जो पनिशमेंट है, थेफ्ट की भी 3 साल है, एक्सटॉर्शन की भी बेसिक जो डेफिनेशन है, फिर वे डिग्री अलग अलग हो सकती है, थेफ्ट इन अ डिवेलिंग हाउस और एक्सटॉर्शन बाय मींस ऑफ डेडली वेपन्स एटसेट्रा, लेकिन 3 साल मिनिमम हर जगह मिलेगी आपको। इस सीरीज में थेफ्ट से शुरू करके थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस सारी सीरीज में सबसे कम सजा जो है वो यही है, 2 साल, 2 years और फाइन और बोथ। ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की ऑर्डिनरी हालत में पनिशमेंट है जो 403 में है। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से 403 को एक्सप्लेन करना, समझना और समझाना काफ़ी है।
अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइज होते हैं। जैसे थेफ्ट में हमने देखा था पोजेशन पता था, पोजेशन उसी इंसान जिसके पास पोजेशन था उसकी पोजेशन से निकालने को थेफ्ट कहलाते थे। यहाँ पे पता ही नहीं पोजेशन किसके पास है। सो लेट्स मूव फर्स्ट टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या इंसान अपनी चीज की थेफ्ट कर सकता है? ऑब्वियसली थेफ्ट कर सकता था, वो हमने देखा था थेफ्ट के प्रोविजंस को समझते वक्त। क्या एक इंसान अपनी ही प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है? बेयर लैंग्वेज से लगता है यस, गुंजाइश है इसमें डालने की, बिकॉज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर पर्सन नहीं है, या ओन्ड बाय अदर पर्सन नहीं है, और इवन पोजेस्ड बाय अदर पर्सन नहीं है। तो पोजेशन इस इंसान पोजेशन से प्रॉपर्टी को मूव करता है। थेफ्ट में मिस अप्रोप्रिएशन से पोजेशन इममटीरियल है, इसमें पोजेशन इममटीरियल है, किसके पास थी? जनरली उसी के पास होती है या वो एक्वायर करता है। एंड पोजेशन और द फर्स्ट पोजेशन हम कहेंगे थेफ्ट के रिस्पेक्ट में, थेफ्ट इज committed as soon as it is removed from the possession of the person, or it is complete at the time of moving from the possession। और misappropriation में जो possession होती है it may be legal और ordinarily it is legal because अगर वरना ये theft कहलाता। misappropriation में जो first possession होती है वो legal होती है और person may already be in possession। so अब यहाँ आंसर मैंने कहा आपसे बेयर लैंग्वेज से लगता है यस, एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है जैसे थेफ्ट कर सकता था। नाउ लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, ए इज अ पर्सन एंड ही ओन्स अ गार्डन, उसके पास गार्डन है, एंड देयर इज अ डिस्प्यूट विद बी, जिसके ये गार्डन जो है एप्पल्स का है या चेरीज का है या ऑरेंजेस का है, एप्पल्स और ऑरेंजेस है इसमें सपोज, एंड बाय द डिक्री ऑफ अ कोर्ट बी ने कहा बी इज एंटाइटल्ड टू दोज एप्पल्स। ऑल्दो एप्पल्स का पोजेशन है, एप्पल जो है गार्डन ए के प्रमाइसिस में है, इसके पास है, ये रात में जाकर के सारे सेब उतार लाया। दिस इज नॉट थेफ्ट बिकॉज पोजेशन नहीं, पोजेशन से चीज रिमूव नहीं हुई और चीज इसी की है, he owns that already, that land। सो ओनरशिप क्वेश्चन में नहीं है यहाँ पे, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। तो फिर हमें इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा, मिस अप्रोप्रिएशन। सो इसमें जो एक्टस रियस की टर्म्स हैं वो है मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू वन्स ओन यूज। ये चीज़ तो समझ में आती है, कन्वर्ट्स टू वन्स ओन यूज, इसका मतलब ये है कि यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, अनऑथराइज्ड था on part of the accused। But what is misappropriation? Misappropriation is actually using or appropriating that property in any way। For example, मैंने अभी मिसाल दी थी, ए का एक पर्स खो गया और वॉलेट खो गया, इट कंटेन्स 500 रुपीज, ये बी को मिला, बी ने रोड पे से उठाया, इट इज नॉट थेफ्ट बिकॉज ही हैज नॉट रिमूव्ड इट फ्रॉम पोजेशन ऑफ ए। नाउ इसने आउट ऑफ गुड फेथ एंड विद बोनाफाइड इंटेंशन ये 500 रुपए ही गेव इट टू ए बेगर एज एल्म्स, नोइंग, इसको पता था कि ये पर्स या वॉलेट या पैसा मेरा नहीं है। दिस इज क्रिमिनल लॉ सेज दिस इज मिसअप्रोप्रिएशन, ऑल्दो खुद इस्तेमाल नहीं किया, ही डिड नॉट कन्वर्ट इट टू हिज ओन यूज, दिस इज मिसअप्रोप्रिएशन। नाउ देयर आर टू important explanations attached to this section, उसमें हम जाएंगे, बट बिफोर दैट इस लॉ का मकसद क्या है? दिस लॉ इंटेंड्स कि अनऑथराइज्ड conversion to one's own use or appropriation of property must be curbed। कोई इंसान मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर कर लेता है even though by legal means, but if he is not entitled to that property he should not appropriate it। अब appropriate कर सकता है कि नहीं कर सकता, लॉ उसमें क्लियर होना चाहिए। so it is kind of obligation upon a person, जिसको कोई चीज मिल जाती है although by legal means, he doesn't ipso facto or automatically become an owner। किसी इंसान को कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है, उसका मालिक नहीं बनता खुद ब खुद। लॉ एक प्रोसीजर सेट करता है, सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं एक चीज को मिलने के बाद, इसीलिए उसको सिविल लॉ में हम कहते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। और ये आपको मैं रेफरेंस में बता देता हूँ, ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 71 में पढ़ेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या पोजीशन है। फाइंडर ऑफ गुड्स मालिक नहीं बनता है उस चीज का जो मिल गई है। फाइंडर ऑफ गुड्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71, चूंकि ये सिविल लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872, by virtue of section 71 the finder of goods is actually a bailey।
उसकी पोजीशन बेली की है। जो आपने ये सेक्शन 148 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड है। एक्चुअली किसी एक चीज़ को किसी पर्पस के साथ दूसरे के पास दे देना विद एग्रीमेंट की वापस लौटाई जाएगी, दैट्स कॉल्ड बेलमेंट अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्पस। और ये इसमें जैसे ये कुछ पार्ट्स आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बेलमेंट एंड प्लेज, और उसमें 148 में, ये 148 टू 181 है शायद, जो बेलमेंट एंड प्लेज से डील करते हैं। बट सेक्शन 71 कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स की ऑब्लिगेशन है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स मालिक नहीं बनता खुद ब खुद, एक प्रोसीजर है वो उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी जो उसको मिलती है। सिविल लॉ में इसको फाइंडर ऑफ गुड्स कहते हैं, बट हियर द वर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड, नॉट गुड्स। नाउ अब हम इलस्ट्रेशंस की तरफ जाते हैं। पहले इसकी इलस्ट्रेशंस जो हैं दो इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन ए, अगर आप इलस्ट्रेशन ए पे गौर करेंगे आपको याद आएगा थेफ्ट। थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे, आपको मैं बस ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए कहता हूँ। आप थेफ्ट का 378 लिख देता हूँ, जो लास्ट इलस्ट्रेशन था जहाँ इलस्ट्रेशंस ख़त्म होती हैं, इलस्ट्रेशन पी, उसमें ऐसा मिला था कि ए ने प्रॉपर्टी ले ली जो बी की है, बट इन गुड फेथ बिलीविंग इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, उसको लगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो गुड फेथ में ली थी, तो इलस्ट्रेशन पी कहता था ये थेफ्ट नहीं है। अब इसी में थोड़ा एडिशन है और ऑल्ट्रेशन है। सब्सिक्वेंटली जब इसको ये मालूम चला ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, he converted it to his own use, लॉ कहता है, इलस्ट्रेशन ए कहता है यही बन गया क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। इसलिए इन अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर एक्यूज ने प्रॉपर्टी को पोजेशन से रिमूव नहीं किया है विदाउट द कंसेंट, ये थेफ्ट हो ही नहीं सकता। इवन दो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इवन दो यूज किया अनऑथराइज्ड, ये मिसअप्रोप्रिएशन होगा। इसी तरह इसमें इलस्ट्रेशन बी है। इलस्ट्रेशन बी याद होगा आपको, यहाँ फिर से लाइब्रेरी का केस है। ए जाता है बी की लाइब्रेरी में, जो उसका दोस्त है, वो थिंकिंग कि उसको इम्प्लाइड कॉन्सेंट, और वहाँ से बुक एक निकाल लेता है। यही इलस्ट्रेशन एम में था। इलस्ट्रेशन एम 378 में लाइब्रेरी में चला जाता था, आपको याद होगा, मैंने उस टाइम भी बताया था आपको लाइब्रेरी का केस इलस्ट्रेशन एम में। अब चूंकि वो थेफ्ट नहीं है, बिकॉज ही हैड टेसिट और इम्प्लाइड परमिशन और कंसेंट, तो चूंकि विदाउट द कंसेंट होना चाहिए थेफ्ट में, तो ऑलरेडी कंसेंट इम्प्लाइड थी, तो जब उसने बुक वहां से ले ली, इट इज नॉट अ थेफ्ट बिकॉज दे वर ऑन द फ्रेंडली टर्म्स। लेकिन अब अगर बुक लेने के बाद उसने बुक को बेच दिया, he sold it, appropriated or misappropriated, it is clear cut case of criminal misappropriation under 403। इसी तरह इलस्ट्रेशन सी है, वो आप देखेंगे जॉइंट ओनर ऑफ अ हॉर्स, एक जॉइंट ओनर्स हैं एक हॉर्स के, दे हैव राइट टू यूज बोथ ऑफ देम, लेकिन ए ने या बी ने हॉर्स को ले जाके बेच दिया एंड यूज्ड हिज इट्स एंटायर प्रोसीड्स, जो भी वहां से पैसा मिला वो सब इस्तेमाल कर लिया, खा गया। दिस इज क्लियर कट केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन अगेन। सो फिर से हम रिवाइज कर लें क्विकली। मिसअप्रोप्रिएशन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। डिसऑनेस्टी आप जानते हैं रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करने का था। इसीलिए मैंने जो मिसाल दे दी कि अपने ही बाग में जो प्रोड्यूस कोर्ट ने डिक्री पे दे दिया ए का नहीं बी का है, और ए ने उसी बाग में जाकर के रॉन्गफुल लॉस करने के लिए वो फसल बर्बाद कर दिया, सेब या संतरे सारे तोड़ के लाया खुद से। सो दिस इज अ केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। देयर इज अ वेरी थिन लाइन लेकिन बिटवीन थेफ्ट एंड मिसअप्रोप्रिएशन, लेकिन समझना जरूरी है। मूविंग फ्रॉम, अगर कोई चीज किसी की पोजेशन में नहीं है तो उसका मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी को रोड पे पड़ी हुई कोई चीज मिल गई और उसने उसको इस्तेमाल कर ली। फॉर एग्जाम्पल पर्स मिला और वो सारा इस्तेमाल कर लिया, दिस इज अ केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। अब यहाँ से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अराइज होते हैं। नंबर वन, कि अगर एक इंसान ने कन्वर्टिंग टू वन्स यूज ऐसा कर दिया जिससे मटेरियल डिफेक्ट या मटेरियल लॉस नहीं हुआ, तो क्या मिसअप्रोप्रिएशन होगा? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप, ना ये ओनरशिप के अगेंस्ट है, ना ये पोजीशन के अगेंस्ट है, ना ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है, नहीं, इट इज अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज।
किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का अनऑथराइज्ड यूज और एक्सरसाइज ऑफ राइट्स अनऑथराइज्डली ओवर इट, लॉ इसको रोकना चाह रहा है। तो इसीलिए अगर थोड़ी टाइम के लिए भी मिसअप्रोप्रिएशन हो गया और ऑल्दो उस चीज को मटीरियली कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, मिसअप्रोप्रिएशन हो गया, इस बात का प्रमाण एक्सप्लेनेशन 1 है। काइंडली सी दैट कि misappropriation for a time only is misappropriation within the meaning of this section। अब इसकी मिसाल दे देता हूं। ए है, ए के घर पे बी ने गाड़ी रखी, कार पार्क की, या फिर ए एक ओनर है ऑफ अ पार्किंग, इसने यहां गाड़ी रखी। अब कार ये ले जाके थेफ्ट ले जाता, ऑलरेडी इट वुड नॉट हैव बीन थेफ्ट बिकॉज पोजेशन ए ही के पास थी। अब ये क्या होगा, मिसअप्रोप्रिएशन होगा, क्लियर कट। अब इसी के पास रख दी और ए कार बी की है, और ए ने जो है सुबह 10 बजे कार रखी कि मैं 4 बजे आके ले लूंगा, जो अक्सर होता है, जैसे फ्री पार्किंग्स होती हैं या पेड पार्किंग होती हैं, उनमें आप व्हीकल वगैरह रख सकते हैं, और चाबी भी रखी उसके पास। ए अब उस कार को ले जाकर के 11 बजे गया और 3 बजे शादी से लौट के आया, और कार फिर से वहीं खड़ी कर दी। कार वहीं रही, मटेरियली कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, उसने उसका एक्सीडेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट द यूसेज वाज अनऑथराइज्ड। दिस इज अ केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो ऑल्दो अंडर सिविल लॉ उसको ऑब्लिगेशन है कि वो जो फ्यूल खर्च किया कार का वो भी लौटाए, उसके चार्जेस भी लौटाए, और कोई डैमेजेस या कोई जुर्माना कंपेंसेशन भी लॉ सिविल कोर्ट ऑर्डर करे वो भी देना पड़ेगा। बट अंडर क्रिमिनल लॉ, हम क्यों इसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं, क्रिमिनल लॉ विल सीक टू इन्फ्लिक्ट अ पनिशमेंट अपॉन द अक्यूज्ड ए, बिकॉज उसने जो किया वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, इवन दो फॉर अ टाइम बीइंग। इसको नुकसान भी नहीं हुआ, 10 बजे आया, 4 बजे कार मिल गई खड़ी हुई। इसी तरह ए सपोज इसी एल इज अ पर्सन, ये एक लॉन्ड्री है, वॉशरमैन है, धोबी है, और एम इज अनदर पर्सन, इसने अपना सूट इसको दे दिया धोने के लिए, और ये सूट पहन के शादी में चला गया और सूट वापस आकर के इसको टाइम पे डिलीवर भी किया। बट अपॉन डिस्कवरिंग दिस फैक्ट, अगर ये पता चला कि उसने यूज किया है, दिस इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन and dishonestly is satisfied with causing wrongful gain or wrongful loss। wrongful loss is the depriving। आपको याद होगा के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट में wrongful loss हो जाता है, इवन स्टेट गवर्नमेंट का भी, स्टेट का भी, अगर उसको प्लेन या एयरक्राफ्ट से डिप्राइव किया जाए फॉर द टाइम फ्रॉम द लेजिटिमेट यूज ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट। सो इस तरह से ये टाइम बीइंग एक्सप्लेनेशन 1 जो बता रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए भी मिसअप्रोप्रिएशन करना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। अच्छा, इवन दो इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ए इज अ पर्सन और उसको चीज कोई मोबाइल मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ, या कुछ मनी मिल गया, कुछ पैसे मिल गए बी के, और इसमें आई कार्ड भी है पर्स में, वॉलेट में, और उसको पता चल गया इट बिलोंग्स टू बी, एंड ही वाज इन नीड ऑफ मनी, इवन विद द इंटेंशन कि मैं बी को ये लौटा दूंगा आफ्टर 1 मंथ, ही अप्रोप्रिएटेड दैट मनी और दैट मोबाइल फोन, इसको बेच के पैसा इस्तेमाल कर लिया। This is what is a criminal misappropriation for the time only, and ये criminal misappropriation है। यही explanation 1 कहता है, criminal misappropriation for a time being only is misappropriation within the meaning of this section। Now explanation 2 क्या बताता है हमें, मैं जो बता रहा था वही कि सिविल लॉ में ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी और गुड्स आपकी पोजेशन में आ गए तो आपकी कैपेसिटी फाइंडर एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स इज एज क्या है, बेली, आपके पास वो चीज बाय वे ऑफ बेलमेंट रखी गई है। तो अब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज जो ड्यूटी 149 151 में आप कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी, बड़ी ड्यूटीज हैं। इसीलिए आप देखेंगे सिविल लॉ में रादर अक्सर थेरीज में क्रिमिनल लॉ की या सिविल लॉ की ये पाया जाता है, अगर कहीं पड़ी हुई चीज हो तो बेहतर है उसको उठाया ही ना जाए, वरना उठाने के बाद ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इट बिकम्स अ बर्डन अपॉन द फाइंडर। इसीलिए आसान भी है, जिसकी चीज़ जहाँ पड़ी हुई हो, 1 करोड़ की हो या 1 रुपए की हो, वो ढूंढता हुआ आएगा, उसे वहाँ से मिल जाएगी। अगर उठा ली तो लॉ कास्ट्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन दैट। एक्सप्लेनेशन 2 इसको डिटेल में हमें समझाता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन 2 को डिटेल में समझने की ज़रूरत है।
एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अ पर्सन हु फाइंड्स अ प्रॉपर्टी, अगर किसी इंसान को प्रॉपर्टी मिल गई जो किसी की पोजीशन में नहीं थी। अब चूंकि ये किसी की पोजीशन में नहीं थी, हिज कैपेसिटी इज अ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो ही हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। लेकिन कब? व्हेन ही टेक्स दैट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट। दो पर्पसेस के लिए वो प्रॉपर्टी को उठा सकता है अंडर लॉ, प्रोटेक्टिंग इट और restoring it. When he takes that property for the purpose of protecting it or restoring it to the owner, and in the both instances when he takes the property of protecting and restoring it to the owner, he has not committed criminal misappropriation. But the explanation further says that he is guilty of criminal misappropriation. कुछ हालात में वो guilty हो जाएगा। कब होगा? नंबर 1, when he knows. नंबर 1, आप इसको नंबर 1 नंबर 2 करके नहीं है वहां पे, लेकिन मैं इसी तरह इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। when he knows, किसको जानता हो? when he knows the owner, जब उसको मालूम है कि मालिक कौन है। नंबर 2, or when he has means, when he has means to discover the owner। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये एक्सप्लेनेशन 2 के रिलेटेड। सो इसीलिए लेक्चर अगर थोड़ा लंबा हो गया है अब तक, प्लीज डोंट लूज द फोकस, ध्यान रखिएगा एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स की ऑब्लिगेशन। नॉर्मली अगर किसी को कोई चीज मिल जाती है एंड ही कीप्स इट और टेक्स इट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट और रिस्टोरिंग इट टू द ओरिजिनल ओनर, ही हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, बट he may commit an offense. Number 1, कब? when he knows the owner or has means to discover the owner। ये दो चीजें हो सकती हैं, इन हालतों में अप्रोप्रिएट करे, उसको यूज करे। इस हालत में तो ऑब्वियसली जानता है कि ये पर्स है फला आदमी का है और उसमें कार्ड मौजूद है, एड्रेस है, तब भी इस्तेमाल कर लिया। ऐसा क्लियर कट केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। दूसरा हो सकता है सिर्फ पैसे मिले, सिर्फ ऐसी चीज मिली जिसमें एंटीसीडेंट्स नहीं पता है कौन मालिक है। सो उसमें क्या होगा? ही हैज मीन्स टू डिस्कवर द ओनर। और कब कहा जाएगा कि एक इंसान के पास मीन्स है? मिसाल के तौर पर एक इंसान बीच ओशन में है और ओशन के बीच में उसको कोई चीज मिल गई और बोट में वो तैर रहा था और उसको बीच में कोई चीज मिल गई। इट्स कोई डिफरेंट फ्रॉम कि एक हाईवे पे कोई चीज मिल गई। लेकिन मीन्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान सोशल मीडिया पे एक चीज की मिल जाने की खबर दे सकता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस करवा सकता है, न्यूज़पेपर से एडवर्टीज करा सकता है। सो व्हेन ही हैज, अगर उसने अप्रोप्रिएट किया जब जानता था या जानता तो नहीं था, लेकिन ही हैड मीन्स टू डिस्कवर द ओनर, इन दोनों हालतों में कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर दिया। थर्ड है, और थर्ड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीजें हैं, उनको एक साथ समझना है कि अब उसको जहां वो जानता नहीं है कि ओनर कौन है, तो लॉ क्या कहता है? अब वो बेचारा उठाने के बाद चीज को इटर्निटी में अपने पास रख सकता है क्या? उसके लिए मुसीबत है, चीज लॉ कहता है तेरी है ही नहीं, और अगर तूने इस्तेमाल की क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया। तो क्या वो फॉर इटर्निटी बाउंड हो गया ये चीज अपने पास रखने के लिए, विदाउट इवन यूजिंग इट और विदाउट इवन अप्रोप्रिएटिंग इट? नो, लॉ एक सर्टेन मेजर और सर्टेन प्रोसीजर ले डाउन करता है, उसको यहाँ समझने की जरूरत है। वो है 3 pronged प्रोसेस, उसमें 3 चीजें करना जरूरी है। नंबर 1 इज यूजिंग रीजनेबल मीन्स। रीजनेबल मीन्स ये अच्छी तरह नोट भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। रीजनेबल मीन्स आप इसको सेक्शन से ही देख लीजिएगा। व्हेन ही हैज द रीजनेबल मीन्स, ही हैज, अगर इन दोनों हालतों में अप्रोप्रिएट किया, व्हेन ही नोज द ओनर और व्हेन ही हैज द मीन्स टू डिस्कवर द ओनर, तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया। और यहाँ इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बगैर या उससे पहले, रादर बिफोर है, बिफोर अगर अप्रोप्रिएट कर लिया तो अप्रोप्रिएट कर सकता है, यहाँ से ये लगता है कि अप्रोप्रिएट कर सकता है वो, बट उसे 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, यूजिंग रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर द ओनर। टू डिस्कवर, पहले रीजनेबल मीन्स यानी उसने अखबार में दिया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस करवाया या फिर सोशल मीडिया से सर्कुलेट करवाया कि मुझे एक चीज मिली है, ये किसकी है। नंबर 2, ये फाइंडर ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं और फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बट क्रिमिनल लॉ में ऑब्लिगेशन। नंबर 1, रीजनेबल मीन्स उसने किया यूज। नंबर 2, प्लस नोटिस।
दूसरा उसको क्या करना है, ही हैज़ टू गिव नोटिस टू द ओनर, जिसकी चीज़ है उसको नोटिस देना है, यानी उसको कम्युनिकेट करना है किसी तरह। फॉर एग्जाम्पल, अब उसको पता चला कि कौन है रीजनेबल मीन्स, वो डिस्कवर करने के बाद नाउ ही हैज़ टू गिव नोटिस टू दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान चंडीगढ़ में है और ओनर पाया गया कि वो फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी में कहीं केरला में कोझिकोड में रहता है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब उसमें नोटिस देना है कि आपकी चीज़ मिली है मुझे, जब ओनर पता चला। तो अब वो नोटिस के बाद इंसान, हो सकता है ओनर टाल मटोल करे, आए ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि द ऑब्लिगेशन इज नेक्स्ट फॉर इटर्निटी। थर्ड स्टेप फिर लॉ क्या कहता है, लास्ट इज कि ऐसा नहीं है कि रीजनेबल मीन्स डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल करे और नोटिस दे के फिर इस्तेमाल करे चीज़ को, नो। लास्टली, इसीलिए एंड से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तीनों को प्लस इसलिए कर रहा हूँ, तीनों चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी। ही हैज़ टू यूज रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर द ओनर and then give notice to that owner, and lastly to keep that property for a reasonable time. Keep that property, keep the property for a reasonable time, for a reasonable time. देखिए रीजनेबल टाइम क्या होगा, अब हमें ये तो पता नहीं है। इसी तरह रीजनेबल मीन्स कब कहेंगे कि अखबार में देना रीजनेबल मीन्स है कि सोशल मीडिया में देना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आप सेक्शन में ही ये पाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, व्हाट आर रीजनेबल मीन्स और व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इन एनी सिचुएशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, इसलिए मैंने कहा था अगर हाईवे पे मिला अलग हो सकता है उससे कि हाई सीज में मिला, ओशन में मिला, इट इज डिफरेंट। सो ये तीन चीजें लेकिन उसे फॉलो करनी है। ही हैज टू यूज द रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर द ओनर, देन गिव नोटिस टू दैट ओनर, एंड देन कीप द प्रॉपर्टी फॉर रीजनेबल टाइम, यानी उसे वेट करने का मौका देना है ओनर को। नोटिस देने के बाद उसने इस्तेमाल कर ली और कहा मैंने तो नोटिस दे दी थी, बट द पर्सन लिव्ड इन कोझिकोड, उसे चंडीगढ़ आने में टाइम बहुत लगता है या क्लेम करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए देन ही हैज टू कीप द प्रॉपर्टी फॉर अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम और रीजनेबल मीन्स क्यों कहा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्यों कहा, बिकॉज इट विल वेरी। अगर पेरिशेबल गुड है, फॉर एग्जाम्पल किसी का दूध का डब्बा मिला, इट विल इवेंचुअली स्पॉइल, इट्स अ पेरिशेबल गुड। फल की टोकरी मिली, वो खराब हो सकती है, सो ही मे यूज दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल, इसलिए ये वेरी करता रहेगा क्योंकि पेरिशेबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पर्पस कोई फुलफिल नहीं होगा बाद में वेट करने से। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। इसकी सजा आपको मैंने बता दी, 403 में ही है 2 years और फाइन और बोथ, और 404 जो है एनहांस पनिशमेंट देता है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन को, जहां डिसीज्ड पर्सन के पास यानी मरते वक्त किसी के पास कोई प्रॉपर्टी थी, और आप जानते हैं मिसअप्रोप्रिएशन मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है सिर्फ, तो मूवेबल प्रॉपर्टी थी और उसका मिसअप्रोप्रिएशन किया एक इंसान ने मरते वक्त, सो उसकी सजा इनहांस्ड है। इन दैट सर्कमस्टेंस फिर पनिशमेंट 3 years प्लस फाइन हो जाती है, 3 years एंड फाइन है, और फाइन नहीं है 404 में, सॉरी 404 में 3 years एंड फाइन। और इन केस एक फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जैसे हम जानते हैं थेफ्ट में भी ऐसा हुआ, अगर अक्यूज्ड और ओनर के या पोजेसर के दरमियान एक फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है तो लॉ पनिशमेंट को एनहांस कर देता है। अगर वो उसका क्लर्क या सर्वेंट था तो 3 years प्लस फाइन नहीं, अब ये 3 years की पनिशमेंट 7 years तक बढ़ सकती है, अप टू 7 years एंड फाइन वो होगा। 404 को आप देख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई थिंक लेक्चर बहुत स्ट्रेच हो गया है, बट स्टिल 405 से लेकर के 409 तक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें मैं कुछ पहले बातें ही बताना ज़रूरी समझूंगा, उसके बाद हम डिस्कशन में जाएंगे, मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। यस, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, लेकिन कुछ ओवरव्यू और वो बता देता हूँ। सी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को समझने में जो मेजर और बड़ा हिमालयन ब्लेंडर स्टूडेंट से होता है, दे गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड ट्रस्ट, क्योंकि सिविल लॉ अच्छी तरह समझा नहीं होता है या अभी पढ़ा नहीं होता है अर्ली सेमेस्टर्स में। दे थिंक ये कि किसी का भरोसा तोड़ना है। इट इज़ नॉट दैट वर्ड ट्रस्ट, ये एक सिविल लॉ का वर्ड है जो सिविल लॉ से लिया गया है, जैसे हमने अभी समझा ये सिविल लॉ से रिलेटेड है। ट्रस्ट इज एक्चुअली एक रिलेशनशिप है जो एक ओनर किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्रिएट करता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट whereby a person जो है वो क्या करता है, he holds a property as the nominal owner for another person। कोई एक इंसान
जो जिसको ऑथर ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, जो एक्चुअली ओनर होता है प्रॉपर्टी का, वो किसी और को नॉमिनल ओनर बनाता है, जिसे हम ट्रस्टी कहते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो उस ट्रस्ट की ऑब्लिगेशंस होंगी, तो उस ऑब्लिगेशन को ब्रीच करना, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब चूंकि क्रिमिनल CIPC में कहीं ट्रस्ट की डेफिनेशन नहीं मिलती है, सो इट्स बिट confusing और slippery term, but Indian Trust Act 1882 का जो section 3 है interpretation clause, Indian Trust Act, kindly look through that, Indian Trust Act 1882, इसी में सेक्शन 3 है जो ट्रस्ट को डिफाइन करता है। ए ट्रस्ट इज एक्चुअली एन ऑब्लिगेशन विच इज annexed to the property and arising out of confidence which is reposed by one person and accepted by another or accepted by that person. तो इसी ट्रस्ट की ब्रीच को, किसी भी ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन ए ट्रस्टी जिसका ब्रीच हो जाए, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और ये सेक्शन 3 में ही डिफाइंड है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ही अगर आप देखेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वहाँ डिफाइंड है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसे कहेंगे हम, तो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये वो ट्रस्ट है, ये एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऑब्लिगेशन होती है। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में हमने देखा प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल होती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। इस बात को साबित करेगा खुद सेक्शन 405। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं प्रोविजंस का। 405 जो है ये डिफाइन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। क्रिमिनल यहाँ लिख दिया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डिफाइंड अंडर 405। फिर क्या है, 406 में इसकी पनिशमेंट है। तो मेजर तो यही दो प्रोविजंस हैं। दिस इज नॉर्मली द डेफिनेशन क्लॉज, ये नॉर्मल या अंडर ऑर्डिनरी कोर्सेज, इसमें इम्प्रिजनमेंट है 3 years और फाइन और बोथ। याद करिए फॉर एग्जांपल इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। मिसअप्रोप्रिएशन को तो इसलिए जरूरत डिफाइन करने की पड़ी बिकॉज थेफ्ट में पोजेशन से मूव करना थेफ्ट हो जाता है। अब अगर पोजेशन उसके पास ऑलरेडी थी तो फिर क्या होगा, या पोजेशन उसने खुद नहीं एक्वायर की, किसी की पोजेशन में इतनी चीज थी, फिर क्या करे, तो मिसअप्रोप्रिएशन होगा। मगर कोई ऐसा केस होगा जिसमें मिसअप्रोप्रिएशन भी नहीं हो सकती, तो उसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक स्पेसिफिक क्राइम है और स्पेसिफिक ऑफेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी ओनली। सो उसमें पनिशमेंट 3 years है और फाइन और बोथ। फिर 407, 8 और 9 जो है, क्योंकि 410 से आगे अलग है, फिर वो रिसीविंग स्टोन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को पनिश करते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। 407, 408 और 409, ये 3 रह गए हमारे पास। ये स्पेसिफिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल 407 में क्या है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई कैरियर है, कैरियर होता है ना कोई, जैसे किसी के बिहाफ पे या प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे। या वारफिंगर वो जगह, वार्फ जो होते हैं, दीज आर दोज प्लेसेस जहां शिप्स डॉक करते हैं टू लोड और अनलोड। या वेयर हाउस कीपर है, इसने अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया तो 7 years प्लस फाइन, ये और नहीं एंड है, प्लस फाइन है, तो एनहांस हो गई पनिशमेंट। इसी तरह अगर क्लर्क या सर्वेंट है, मैंने फिर से कहा था कि फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप्स में लॉ ज़्यादा पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करता है। अगर क्लर्क या सर्वेंट ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, इसको भी 7 years और फाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसमें सबसे ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म है 409 में, पब्लिक सर्वेंट अगर करे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब चूंकि ये वाइट कॉलर क्राइम्स भी हो सकते हैं, और पब्लिक एक्सचेकर से पैसा निकालना, अब आप पब्लिक सर्वेंट था, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ऑल्दो ये इसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत पैची है, आप देखेंगे कि वो इजीली छूट जाते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स, इसलिए उनको कहते हैं। लेकिन वो आईपीसी की ब्यूटी ये है कि उनके लिए अलग से लॉ लाने के अलावा 409 में भी उनको पनिश कर सकते थे, और बड़ी ज़बरदस्त पनिशमेंट है। सी 409 में पब्लिक सर्वेंट है, इसी तरह बैंकर है, अगर उसने किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो 10 years की पनिशमेंट है, विच में इवन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। LI लिख रहा हूँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी ये एक्सटेंड हो सकती है। नाउ कमिंग बैक अगेन स्विफ्टली टुवर्ड्स द डेफिनेशन 405 डिफाइंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब आप समझ गए कि ये
ये नॉर्मली जिस चीज़ को लेमैन और ऑर्डिनरी सिमेंटिक्स में हम ट्रस्ट समझते हैं, ये वो ट्रस्ट नहीं है. ट्रस्ट, ये वो ट्रस्ट है विच इज़ एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर वन पर्सन होल्ड्स प्रॉपर्टी एज अ नॉमिनल ओनर. आप जानते हैं, और इसमें भी आप जैसे रिसेंटली बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो टाइटल डिस्प्यूट था, उसके डिसीजन या वर्डिक्ट जो आई सुप्रीम कोर्ट से, उसमें ट्रस्ट क्रिएट करने को कहा गया, बोथ इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द मॉस्क एज वेल एज द टेम्पल. तो वो एक ट्रस्ट होता है, ये नॉट द ट्रस्ट जो एक इंसान दूसरे में रिपोज करता है. इट्स एन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है. नाउ लेट्स लुक एट 405 डेफिनेशन. Whoever being in any manner entrusted with property, entrustment है, entrusted with प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक मैनर हो, इसीलिए बीइंग इन एनी मैनर है. एनी मैनर मतलब उसके पास पोजीशन थी, नहीं थी, या पोजीशन आने वाली थी, या ऑलरेडी इन पोजीशन था, या रिटन था, ओरल था. एंट्रस्टमेंट, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट स्पेसिफिक, एनी स्पेसिफिक फॉर्म. एंट्रस्टमेंट हो, ओरल भी हो सकता है, ज़बानी दे दिया कि तुम इसको देखोगे आज से एज ए ट्रस्टी. Whoever being in any manner entrusted with property. तो property is a generic term, इससे मतलब है immovable, movable दोनों हो सकते हैं. और with any dominion over property, ये तो ऐसा word है, ये purely एक dominion over property, ये आपको लग ही रहा होगा. इट्स अ प्योर कॉलोनियल टर्म कि डोमिनियन उस वक्त वो लोग बहुत यूज़ करते थे. डोमिनियन इज़ एक्चुअली ए कंट्रोल ओवर अ प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चीज़ है. फॉर एग्जांपल, एक गार्डन है, गार्डन में एक दो कमरे बने हुए हैं, उसको एज अ वॉचमैन रखा हुआ है गार्डन का, और वो कमरे उसको दिए हुए हैं, और कमरे में उसको रहने का राइट है. ही यूजेस दोज रूम्स एज आउटलेट्स और लेट्स इट ऑन हायर, किराए पे दे देता है वो. दिस इज एन ऑफेंस. उसको इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है ये करने का. सो ही वॉज इंटरेस्टेड विद द डोमिनियन ओवर दैट प्रॉपर्टी. तो डोमिनियन कोई भी कंट्रोल हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड. ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी ही इंटरेस्ट की जाए. मिसाल के तौर पर उसको ये कंट्रोल देगा कि आपको इस एक्वेरियम से या फिशरी से मछली निकाल के रोज़ाना लोड कराना है. उसने गलत लोड करवाया या बेचा उसको, तो दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. So that is dominion, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ. It's a specific control. So whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly. देखिए फिर से जो अब एक्टस मेंस रिया है वो सेम रिपीट होगा. रादर एक्टस रियस भी वही आएगा जो मिस अप्रोप्रिएशन में था. डिसऑनेस्टी वहाँ भी चाहिए थी, यहाँ भी डिसऑनेस्टली. अब एक्टस रियस में क्या करे, मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी. यहाँ भी यही कर रहा था, मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज. अगर ये ज़्यादा लेजिबल नहीं है तो बेयर एक्ट देखते रहिएगा. ये एक चीज़ वो कर सकता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये एक्ट सीरियस है. अब आप कहेंगे इसमें और इसमें एक्ट सीरियस में कोई फ़र्क तो है नहीं अभी तक, तो फिर इसको अलग ऑफेंस क्यों कहा? बाय वर्च्यू ऑफ दैट एंट्रस्टमेंट, बिकॉज ये ट्रस्ट है, यहाँ रिलेशनशिप थोड़ी अलग है. नॉट दैट इसमें सिर्फ पोजेशन हासिल हुआ है बाय एनी मीन्स, बट दिस इज एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. अभी इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको एक सेपरेट ऑफेंस माना. सो अगर मिस अप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू हिज ओन यूज हो गया प्रॉपर्टी का, मूवेबल या इमूवेबल थी, बट देयर वाज एन इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही misappropriated it with dishonest intention. This is not misappropriation, this is criminal breach of trust. इसको समझना ज़रूरी है. अब इस एक्ट सीरियस इसके अलावा भी हो सकता है. और what can he do? Dishonestly uses his property. Dishonestly uses that property. अब misappropriation और use में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा यूज़ किया, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सबलेट किया उस प्रीमाइसेस को. सो ही यूजेस इट प्रॉपर्टी, हु यूजेस दैट प्रॉपर्टी. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल उसको जो है कोई जैसे एक्वेरियम या फिशरीज की मिसाल दी मैंने, पिसिकल्चर है एंड ही इज़ वॉचमैन ऑफ दैट, और वो मछलियाँ रोज़ घर ला के खा रहा है ऑल्दो वो वहाँ वॉचमैन है. दिस इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. or dishonestly uses or disposes of that property, disposes
ऑफ दैट प्रॉपर्टी। डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी मीन्स वो उसको बेचता है, और इसमें सारे मोड्स आते हैं जिसमें एलिनेशन आता है, यानी बेचना, गिफ्ट करना, हायर पे देना, और इसी तरह एक्सचेंज करना। कोई भी चीज़ एक्सचेंज भी कर सकता है वो। डिस्पोज ऑफ ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज की, कि लो क्वालिटी मछली या लो क्वालिटी फ्रूट्स एक्सचेंज किए मालिक के किसी और के फ्रूट्स या मछलियों के अगेंस्ट। दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगेन इलस्ट्रेशन से थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, लेकिन जब हम बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशंस देखेंगे ये बहुत सिंपल हो जाएगा। whoever being in any manner entrusted with any property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use or dishonestly uses or disposes that property। कैसे? इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। ये वायलेशन ऑफ एनी लॉ, कोई लॉ हो सकता है वायलेशन ऑफ लॉ, जैसे जनरल लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं ट्रस्ट पे, ट्रस्ट के इंस्टीट्यूशन पे, जिसमें ट्रस्टी के ऑब्लिगेशंस डिलीनिएट की गई होती हैं। सो इन वायलेशन ऑफ दैट लॉ ही डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल उसको अथॉरिटी नहीं है अंडर द लॉ कि वो उस प्रॉपर्टी को लेट करे या हायर पे दे दे, या उस प्रॉपर्टी में किसी और को ट्रेसपास करने दे दे। दिस इज वायलेशन ऑफ द ट्रस्ट ऑब्लिगेशन। सो ही डिस्पोजेस ऑफ और यूजेस दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ लॉ और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और लीगल कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ा सा एक टर्म है जिससे मुझे विद हम्बल सबमिशंस आई वुड से कि थोड़ा सा इससे मुझे ऑब्जेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो एक फिजिबल सी टर्म हो गई। देयर शुड हैव बीन द वर्ड ओनली कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वो एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी एक लीगल एग्रीमेंट ही को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसे हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहें, या जैसे आप कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत टर्म है। या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन वी से कॉन्ट्रैक्ट वी मीन एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ विच इज लीगल इटसेल्फ ऑलरेडी। सो लीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा स्लिपरी है, बट क्योंकि ये सिविल लॉ का, ये सिविल लॉ नहीं है, क्रिमिनल लॉ है, और स्लाइट वीक रीजंस भी हैं इसके सपोर्ट में, वो भी हो सकता है, क्योंकि आगे जो टर्म्स हैं उससे लगता है लीगल क्यों कहा। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कह दिया, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, विच दैट पर्सन हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट। याद रखिएगा, मैं फिर से इस बेयर लैंग्वेज को सुना दे रहा हूँ। हुएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद एनी प्रॉपर्टी और डोमिनियन, कोई कंट्रोल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किया गया था उसमें, फिर उसने क्या किया, अगर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट या कन्वर्ट किया अपने यूज के लिए, ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन गया। ऑल्दो एक्ट सीरियस जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ही है यहाँ पे, बट प्री रिक्विजिट यहाँ इंटरेस्टमेंट है। नंबर 2, या डिसऑनेस्टली यूज किया इस प्रॉपर्टी को या डिस्पोज ऑफ किया इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, कोई भी लॉ था इस पे। तो लॉ तो जनरल भी हो सकता है जो उसको गवर्न कर रहा हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है, और एनी एग्रीमेंट विच ही हैज मेड, कॉन्ट्रैक्ट जो उस प्रॉपर्टी के डिस्चार्ज को, उस ट्रस्ट के डिस्चार्ज को, कि ये ट्रस्ट कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो होता है वो बताता है। फॉर एग्जांपल ए ऑथर ऑफ ट्रस्ट है, उसने बी को एक ट्रस्टी है, एक प्रॉपर्टी दे दी फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज चाइल्ड सी। ए का चाइल्ड है सी, इसको प्रॉपर्टी दे दी कि जब ये बालिग हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी इसको दे देना, तब तक इसके पैसे इसके अकाउंट में जमा करते रहो। ऑन अ सर्टेन ट्रांजैक्शन उसने वो अपने खाते में जमा कर दी। दिस इज नॉट मिसअप्रोप्रिएशन, दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ऐसे होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ये ट्रस्ट ऑब्लिगेशन है। इसमें 3 पार्टीज दिखेंगी आपको, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपको ये कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे मैंने बोला था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो चूंकि ट्रस्ट की डेफिनेशन वगैरह नहीं है, लेकिन इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, इसी ये 3 पार्टीज होती हैं। ट्रस्ट में भी 3 पार्टीज होती हैं, जैसे ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है, ट्रस्टी होता है, और बेनिफिशियरी होता है, वो थर्ड पर्सन। बेनिफिशियरी यहाँ चाइल्ड है जिसके लिए ट्रस्ट बनाया गया। तो ये 3 पार्टीज होती है, और बीच में जो ट्रस्टी होता है उस पर ऑब्लिगेशन होती है, उसी का ब्रीच करना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। इसमें लास्ट में डेफिनेशन में एक फ्रेज है जिसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू। ये इसका क्या मतलब है?
ये दो क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ मैं आपके लिए छोड़ दूं। एक तो ये कि जो ऑब्लिगेशंस हमने पढ़ी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा एंड आई वुड लाइक कि आप मुझे इसका आंसर दें। जहां हम डिस्कशन करते हैं ग्रुप में, वहां पे इसका आंसर दे दें आप मुझे कि आपने एक्सप्लेनेशन 2 में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के देखा होगा कि ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन 2 में कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जानता हो, वो फाइंडर ऑफ गुड्स को मालूम है कि फला आदमी मालिक है, ज़रूरी नहीं है। यानी ही शुड नॉट एक्चुअली नो द ओनर, और उसका एक गलत, फॉर एग्जांपल ओनर को, फाइंडर ऑफ गुड्स को ज़रूरी नहीं है ये पता हो कि वो ओनर है, तब कहलाएगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, तभी होगा वरना नहीं होगा। वरना या गलत गलत भी अगर पता है कि ओनर ये है, फॉर एग्जांपल फाइंडर ऑफ गुड्स को ए है और उसको प्रॉपर्टी मिल गई जो उसने समझा बी की है जबकि प्रॉपर्टी सी की थी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसको गलत नॉलेज भी थी कि चलो ये तो बी की है तो तभी कहलाएगा। नो, आगे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इट इज़ सफिशिएंट इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी। अगर उसको उस वक्त पता है ये मेरी अपनी नहीं है। और अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड। ये गुड फेथ क्यों कहा गया है? ऑल्दो यहाँ पे तो मिसचीफ है, जो वो कर रहा है वो तो क्राइम है, यहाँ गुड फेथ वर्ड क्यों यूज हुआ? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दैट। और मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है आपको वो ये है कि और विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू, इसका क्या मतलब है कि विलफुली सफर्स? एनीवेज मैं आपको यहीं पे आंसर दे रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन का। विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो टू डू मतलब ये है कि उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में किसी और से ये चीज़ें करवाई, खुद तो नहीं की, यानी जो हमने कहा मिसअप्रोप्रिएट्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी और से अगर ये करवाया। फॉर एग्जांपल अगर ए है एंड ए ट्रस्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी है और इसका ये ट्रस्टी है और यहाँ बिल्डिंग है और उसने इलीगली ये रेंट पे दे दिया। फॉर एग्जांपल सी को अलाउ किया यहाँ चोरी करने के लिए, इसने सी को अलाउ किया, बी इसका ओनर है ट्रस्ट का या इस प्रॉपर्टी का और ए ट्रस्टी है, और सी जो है एक थीफ है, इसने इसको अलाउ किया चोरी करने के लिए। सी ने जो किया वो तो थेफ्ट है, बट dishonestly misappropriating that property or converting to his own use or disposing it in a violation of law, यानी इसने रखवाली नहीं की या कोई चीज और की, he commits abetment to theft और जो भी होगा उसका अदर चार्ज, लेकिन ये चार्ज जरूर लगेगा, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सफर्स एनी अदर पर्सन, विलफुली सफर्स, जानबूझ के किसी और को ऐसा करने दिया, विलफुली, इसका एक्ट सीरियस तो ये है किसी और से करवाया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विलफुली इसका मेंजरिया है जानबूझ के अगर किसी और से करवाया। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ अनदर केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑल्दो उसने खुद नहीं किया। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम याद करेंगे, हमने इलस्ट्रेशंस देखनी है। इलस्ट्रेशन में दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन ए तो बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन है कि किसी इंसान को कोई चीज़ मिल गई कहीं पे पड़ी हुई, तो फिर उसने उसको इस्तेमाल कर लिया जो उसको पता था कि उसकी नहीं है, तो वो तो हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन इलस्ट्रेशन बी और इलस्ट्रेशन सी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज़ इनको नोट करिएगा, इलस्ट्रेशन बी और सी को। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको पिछले प्रोविजन से मैं रिलेट करके समझाना चाह रहा हूँ। इलस्ट्रेशन बी अगर याद हो आपको, ये वेयर हाउस कीपर है एक, और जेड किसी सफ़र में जर्नी पे जा रहा है, प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट कर रहा है। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, सेक्शन 378 जो हमने पढ़ा था थेफ्ट, उसकी 16 इलस्ट्रेशंस में ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन था कि उसने प्रॉपर्टी एक वेयर हाउस कीपर को दे दी, वेयर हाउस कीपर किसी के पास ले जाके उसको बेच देता है। इट इज़ नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट, वहाँ लिखा हुआ था इट मे बी ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो इट इज़ अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो इलस्ट्रेशन जो है प्रोबेबली इलस्ट्रेशन ई है शायद, यस इलस्ट्रेशन ई है इसकी 378 की, जिसमें इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वेयर हाउस कीपर करता है दूसरे में इंटरेस्ट, तो और फिर कहीं सफ़र पे चला जाता है तो पीछे जो इंसान है वो उसको बेच देता है। ऑल्दो ही इज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, ही हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसी तरह अगर कोई सर्वेंट है और सर्वेंट को डायरेक्शन है, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है एज एन एजेंट कि इस अकाउंट में पैसे जमा करना, और उसने जानबूझ के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी और अकाउंट में किए,
या अपने अकाउंट में कर दिए, दिस इज अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मगर अगर उसने फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनर किया वो गुड फेथ में, देन इट्स नॉट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन सी और इलस्ट्रेशन डी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ सी और डी में कि गुड फेथ में अगर किया तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। अब इसमें दो जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको ब्रीफली मैं समझाता हूँ, है वो बहुत लंबी चौड़ी उनकी ड्राफ्टिंग, मगर पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से बहुत अहम है, एंड दिस शैल बी द लास्ट पॉइंट इन दिस डिस्कशन। वो आपको लगेगा कि बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन वन, लेकिन हम उनको एक वर्ड में सम अप करेंगे, एंड एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन वन इज रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशंस मेड बाय एन एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर होता है, सॉरी एम्प्लॉई, तो एक दो कई सारे किस्म के फंडों के अलावा एक फंड होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंडर होता है। इसी तरह एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। अब ये थोड़ा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड है और आप समझेंगे बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, देखिए आसान है। एम्प्लॉयर तो वो हो गया जिसका मुलाजिम है, एम्प्लॉई का मतलब यानी जो एम्प्लॉय है इटसेल्फ और वो किसी और का मुलाजिम है, यानी ए होगा एम्प्लॉयर, इसने इसको नौकरी दी हुई है बी को, और बी एम्प्लॉई है यानी ये इसका मुलाजिम है। तो इसी में एम्प्लॉयज है यानी इसका प्रोविडेंट फंड या इसका स्टेट इंश्योरेंस। होता क्या है, एम्प्लॉई को जो सैलरी मिलती है, बी को जो सैलरी मिलती रहेगी, उसमें अंडर एग्रीमेंट और अंडर सर्टन लॉ, अगर सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट है, एक सर्टन परसेंटेज होता है जो हर मंथ डिडक्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो मुलाजिम की तनख्वाह से कट जाता है और एक फंड में जमा होता है। उनमें से दो, बहुत सारे फंड्स हैं, दो इंपॉर्टेंट फंड्स हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इसमें ये होता है कि अगर मुलाजिम की कभी भी डेथ हो जाए स्टेट इंश्योरेंस वाले में, या कभी भी वो सिक हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है और हर मंथ उसका कंट्रीब्यूट होता है एज प्रीमियम। इसी तरह प्रोविडेंट फंड में उसका जमा होता रहता है कुछ परसेंटेज हर मंथ। अब चूंकि वो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल मनी भी हो सकता है, और वो एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी है और एम्प्लॉई के पास आई ही नहीं कभी, तो क्या इस केस में अगर एम्प्लॉयर जो है क्या वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकता है? यही क्लियर की है पोजीशन एक्सप्लेनेशन 1 और 2 ने कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऑल्दो प्रॉपर्टी इसकी पोजेशन में कभी आई ही नहीं, बिकॉज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए पोजेशन इममटीरियल है, कहीं आप नहीं देखेंगे पोजेशन जैसे थेफ्ट में था। तो एम्प्लॉयर ने अगर वहीं से उस पैसे में कुछ गड़बड़ की जो प्रोविडेंट फंड में जमा करनी थी या स्टेट इंश्योरेंस में करनी थी, इट विल बी अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दैट कंक्लूड्स द पार्ट ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कुछ रह जाता है या कोई कंफ्यूजन है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू।